हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल पे। आज हम लेकर आए हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है इनकम टैक्स, और उसमें हमारा चल रहा है सैलरी हेड। और सैलरी हेड में जो हमारी हेडिंग अभी चल रही है वो है परक्यूजिट्स, सुविधाएं, अनुलाभ। अनुलाभ के लिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं, आप उनको देख चुके होंगे। आज हम ले रहे हैं पार्ट 3। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पीछे के सारे वीडियो लगातार देखते चल रहे हैं, आप उससे सीख रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई बात हो तो ज़रूर लिखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग पढ़ते हुए चलेंगे ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाए। सबसे पहले आप देखें, हमारा जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है वो इनकम टैक्स है, उसका वीडियो नंबर 16 है। सैलरी हेड चल रहा है और ये जो सैलरी हेड का 11th वीडियो है। उसके बाद में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है परक्यूजिट, सेक्शन 17(2) के अंतर्गत ये आता है। अनुलाभ इसका हिंदी नाम है, जिसको हम सुविधाएं भी कहते हैं। सुविधाएं वो जिसमें सुविधा दी जाती है, पैसा नहीं दिया जाता। अनुलाभ ये हो गए, और अलाउंसेज जिसमें पैसा दिया जाता है, सुविधा नहीं दी जाती। और अनुलाभ यानी परक्यूजिट्स का ये तीसरा वीडियो है, और आज समाप्त भी हम इसको करेंगे। तो आज उम्मीद है अपना लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली हेडिंग मैं आपको लेता हूँ। हम ए हेडिंग कर चुके थे, आज हम बी हेडिंग की तरफ जा रहे हैं। बी हेडिंग है टैक्सेबल परक्यूजिट्स फॉर ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ बट टैक्स फ्री फॉर नॉन स्पेसिफाइड। यानी टैक्सेबल परक्यूजिट्स यानी ये जो सुविधाएं हैं वो आपके टैक्सेबल होंगे फॉर ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड यानी विशिष्ट कर्मचारी होते हैं। किसे विशिष्ट कहा जाता है ये आज हम सीखेंगे। बट टैक्स फ्री, और ये फैसिलिटी टैक्स फ्री होगी नॉन स्पेसिफाइड के लिए। ठीक है, तो हेडिंग बहुत स्पष्ट क्लियर है कि आज हम उन अनुलाभों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि विशिष्ट कर्मचारियों के लिए तो कर योग्य होंगे, और गैर विशिष्ट कर्मचारी जो हैं उनके लिए टैक्स फ्री होंगे। तो अब आया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय यानी विशिष्ट व्यक्ति या कर्मचारी कौन होता है। तो आप देखें यहाँ पे मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसे कहा गया? नंबर 1, ही इज़ अ डायरेक्टर। अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। ही हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। किसी व्यक्ति का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ही होल्ड मोर देन 20% शेयर। अगर उसके पास उस कंपनी के 20% या उससे अधिक शेयर है तो वह सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जिसका हिंदी में बोलते हैं आपके जिनके पास पूर्ण बहुमत आप कह सकते हैं। सब्सटेंशियल राइट होता है सारवान हित, एग्जैक्ट जो शब्द है सारवान हित जिनके पास होता है, मतलब सफिशिएंट उसके पास इंटरेस्ट होता है, तो वो व्यक्ति भी आपकी क्या कहलाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट डायरेक्टर, 20% से ज़्यादा शेयर। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शर्त मेरे हिसाब से बहुत कम एम्प्लॉय ही ऐसे होंगे जो इसे पूरी ना करते हो। इसका मतलब मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति लगभग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में ही आएगा। ही रिसीव्ड मोर देन 50,000 रुपीज़। अगर कोई व्यक्ति 50,000 से ज़्यादा पैसे प्राप्त करता है, टैक्सेबल अमाउंट एज मनी, यानी कैश में अगर किसी व्यक्ति को 50,000 से ज़्यादा रुपए मिलते हैं। बच्चों इसमें एक चीज़ लिखी हुई नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, एनुअल पर एनम, है ना। तो एनुअल 50,000 तो हर व्यक्ति की हो ही जाएगी, इसलिए वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा तो टैक्सेबल होगा। तो तीनों बातें आ गई। अब आता है कि ये जो 50,000 है वो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसमें क्या चीज़ जोड़ी जाएगी, क्या नहीं जोड़ी जाएगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। टैक्सेबल मनी, यानी ये जो 50,000 आप लेने वाले हो उसमें आपको मनी, जो नीचे यहाँ पे बता रखा है मनी का मतलब क्या है, उसमें से एंटरटेनमेंट अलाउंस और एंटरटेनमेंट टैक्स, ये 2 चीज़ें घटानी होती है। उसके बाद में यदि मनी की टोटल 50,000 से अधिक है एनुअल, तो वह स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। क्लियर? अब मनी शब्द का मतलब भी यहाँ पे देखिए, बेसिक पे लिया जाएगा, बोनस, फीस,
कमीशन तीनों लिए जाएंगे। टैक्सेबल अलाउंसेज, सारे टैक्सेबल अलाउंस लेने हैं, बट ईए नहीं लेना है, इंटरटेनमेंट अलाउंस, ईए इंटरटेनमेंट अलाउंस। डीए महंगाई भत्ता लेना है, पेंशन लेना है, टैक्सेबल ग्रेच्युटी लेनी है, कंपनसेशन लेना है, एनकैशमेंट ऑफ लीव, अर्जित अवकाश के लिए जो वेतन होता है वो लेना है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय लाइबिलिटी, अगर उसका कोई दायित्व पेमेंट किया है तो वो लेना है, टैक्सेबल पार्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, और मेडिकल फैसिलिटी का टैक्सेबल पार्ट लेना है। ये सारी चीज़ें यदि आप जोड़ते हो और उस व्यक्ति की एनुअल इनकम 50,000 है तो वह स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा। तो 3 शर्तें हमारे सामने थी। नंबर 1 डायरेक्टर हो, दूसरा सारवान हित हो 20% शेयर, और 50,000 रुपये से अधिक उसकी एनुअल इनकम हो तो वह स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कौन कौन सी सुविधाएं कर योग्य होती हैं वो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लेंगे फ्री एजुकेशन इन एम्प्लॉयर्स स्कूल। एम्प्लॉयर का मतलब हो गया आपके नियोक्ता। अगर नियोक्ता की खुद की स्कूल है और उस कर्मचारी के बच्चे उसमें पढ़ते हैं तो क्या नियम लागू होता है उस पे है। इसमें लिखता है एक्सेस अमाउंट ओवर 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड पर मंथ, ठीक है। यानी अगर किसी कर्मचारी के बच्चे अपने नियोक्ता की स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे मान लो रिलायंस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे रिलायंस की ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये कंडीशन वो हो गई, तो 1,000 रुपये तक कर मुक्त होता है, ठीक है ना। तो एक्सेस अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। मान लो किसी के 1,500 रुपये है, उसमें से 1,000 घटा दें तो 500 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1,000 रुपये तक कर मुक्त है, उससे ऊपर का हिस्सा टैक्सेबल होगा फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, विशिष्ट कर्मचारी के लिए। क्लियर है पहली लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये पहली लाइन में ही आ गया। दिस फैसिलिटी इज अलाउड फॉर एम्प्लॉयज ओन चिल्ड्रन ओनली। ये जो छूट होगी वो कर्मचारी के खुद के बच्चों के लिए ही होगी। इसका मतलब यहाँ पे बहुत स्पष्ट है, उसके भाई बहन भतीजी इन सब के रिलेटिव जो होते हैं उनके लिए नहीं है, केवल खुद के जो बच्चे हैं उनके लिए। फ्री एजुकेशन फॉर ब्रदर सिस्टर नेव्यू ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल। अगर इन लोगों के लिए अगर आपके ये फैसिलिटी मिल रही है तो वो सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी। आगे कितना टैक्सेबल होगा, अमाउंट स्पेंट इन एम्प्लॉयर्स स्कूल, नियोक्ता के स्कूल में कितना पैसा उसके लिए मिलता है, और नेबर्स स्कूल, उसी तरह की कोई और स्कूल है नेबर्स स्कूल बोलते हैं, विच एवर इज लेस। क्लियर। यानी अगर वो यही कहता है कि अगर उसका भाई या सिस्टर या उसका भांजा भतीजा जो पढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में जो एम्प्लॉयर की स्कूल में जो फीस है और नेबर स्कूल यानी उस जैसी ही जो स्कूल है उसमें क्या फीस है, उन दोनों में जो कम होगी वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, भाई बहन भतीजा ये सारे। बट फॉर नॉन स्पेसिफाइड इट इज़ टैक्स फ्री। अगर वो नॉन स्पेसिफाइड है, विशिष्ट कर्मचारी नहीं है, तो ये टैक्स फ्री होगी। आगे ऑल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल अमाउंट, यानी जितना भी पेमेंट उसने किया है बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल इफ इट इज़ पेड अदर देन एम्प्लॉयर्स स्कूल। यानी अगर स्कूल एम्प्लॉयर की नहीं है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप कर्मचारी है, आपका एम्प्लॉयर आपको आपके बच्चों को स्कूल भेजता है फ्री में और वहाँ पे खर्चा लगाता है, आपके बच्चों को वो पढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के लिए जितना भी पैसा एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है वो सारा का सारा कर योग्य होगा, याद रखना है। स्कॉलरशिप विल बी टैक्स फ्री। अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो टैक्स फ्री है, क्योंकि स्कॉलरशिप जो होती है वो स्टूडेंट की खुद की योग्यता के आधार पर दी जाती है। तो ये था फ्री एजुकेशन इन एम्प्लॉयर्स स्कूल। आप देखें ये हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लिखी हुई है, तो आप ज़रूर इसे बैक से रिवाइंड करके इसको देखना तो ज़रूर याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, नंबर 2, फैसिलिटी ऑफ गैस लाइट एंड वाटर। फैसिलिटी ऑफ गैस लाइट वाटर जो होता है उसमें क्या होता है कि कर्मचारी को गैस फ्री में देते हैं, लाइट फ्री में देते हैं, वाटर फ्री में देते हैं। तो इसकी सुविधा यदि किसी कर्मचारी को मिल रही है तो उसके बारे में है कि वो टैक्सेबल कैसे करनी है। तो उसके लिए इफ़ एम्प्लॉई रिजाइड्स इन एम्प्लॉयर्स हाउस, रेंटेड हाउस और एंसेस्ट्रल हाउस, यानी अगर कोई कर्मचारी
नियोक्ता के मकान में रहता है, रेंटेड हाउस यानी किराए के मकान में रहता है, और एंसेस्ट्रल हाउस यानी पैतृक मकान में, अपने पिता के मकान में रहता है, देन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द हाउस विल बी टैक्सेबल फैसिलिटी। तो ऐसी स्थिति में देन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर दैट हाउस विल बी टैक्सेबल फैसिलिटी। क्लियर है, आसान है। बट इफ एम्प्लॉयर्स मेक्स रिम्बर्समेंट, देखो ये रिम्बर्समेंट शब्द का मतलब होता है कि एक बार तो कर्मचारी पे करे और बाद में एम्प्लॉयर उसको पैसा दे दे, ये रिम्बर्समेंट कहलाता है, पुनर्भरण हिंदी शब्द है इसका। तो रिम्बर्समेंट यदि हो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल का, देन इट विल बी कंसिडर्ड द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, और यह लाइबिलिटी का पेमेंट कहलाएगा, विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वो सभी के लिए कर योग्य हो जाएगी। इफ सम अमाउंट फॉर दिस इज चार्ज्ड फ्रॉम एम्प्लॉय देन दैट विल बी सब्सट्रैक्टेड, यानी अगर इस पूरे जो फैसिलिटी थी उसमें कर्मचारी से कोई पैसा लिया जाता है तो वो सारा का सारा उसमें से लेस कर दिया जाएगा। तो बच्चों बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको अपने आप को एक कर्मचारी मानो। आपका एम्प्लॉयर आपको गैस पानी बिजली की सुविधा देता है, ठीक है। तो गैस पानी बिजली की सुविधा में अब आप 3 तरह से रह सकते हो। एम्प्लॉयर के मकान में रह सकते हो, किराए के मकान में रह सकते हो, या अपने खुद के मकान में जिसको हम पैतृक हाउस जिसको बोलते हैं, या खुद के मकान में रह सकते हो। इन तीनों ही स्थिति में पानी और बिजली की जो सुविधा होती है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कर योग्य होगी, बस इतनी सी बात है। क्लियर, जितना भी वो खर्च करता है उसके। अगर वो ये कहते हैं कि रिम्बर्समेंट हो रहा है, रिम्बर्समेंट कंसेप्ट समझ में आया कि आप पे कर देते हो, बिल दे देते हो कंपनी में, कंपनी आपको पैसा दे देती है। ये जो रिम्बर्समेंट है ना वो हर कर्मचारी के लिए टैक्सेबल हो, केवल स्पेसिफाइड के लिए नहीं है, हर कर्मचारी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और जितना भी ये फैसिलिटी का वैल्यू टैक्सेबल करते हो, अगर कर्मचारी से कुछ पैसा ले लिया जाता है इस फैसिलिटी के लिए तो वो उतने में से लेस कर दिया जाता है। बस ये इतना ही ओवरऑल रूल है। नेक्स्ट देखें, थर्ड, डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन और स्वीपर। घरेलू नौकर डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर यानी माली, वॉचमैन यानी पहरेदार, और स्वीपर यानी सफाई करने वाला। ये भी सुविधा दी जाती है, बड़े बड़े अधिकारी अगर आप बनेंगे तो आपको ये सुविधाएं सारी की सारी मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल, जितना भी पेमेंट एम्प्लॉयर करता है टैक्सेबल होता है। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय विल बी सब्सट्रैक्टेड, अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा लिया जाता है इस संदर्भ में तो उसे घटा दिया जाता है। इफ़ ऑनर ऑफ द हाउस इज एम्प्लॉयर, यानी अगर मकान नियोक्ता का है, ऑनर मतलब मालिक, ऑफ द हाउस इज एम्प्लॉयर, मकान नियोक्ता का खुद का है, वो उसका मालिक है, देन गार्डनर विल बी टैक्स फ्री। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि गार्डनर टैक्स फ्री कर देना है, बाकी तो टैक्सेबल होंगे। गार्डनर को इसलिए कर देना है क्योंकि माली जो है वो गार्डन के लिए है। क्यों? क्योंकि मकान किसका है? नियोक्ता का खुद का है, और माली गार्डन की देख रेख करता है। तो ये फैसिलिटी एम्प्लॉय के लिए नहीं हुई, बाकी सारी तो हो गई, जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट है, वॉचमैन है, स्वीपर है, ये फैसिलिटी तो एम्प्लॉय को मिल गई। गार्डन के लिए जो गार्डनर आता है, अगर एम्प्लॉयर का मकान है तो ऐसी स्थिति में वो कर मुक्त हो जाएगा, टैक्स फ्री। इफ सर्वेंट्स आर एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉय देन दिस फैसिलिटी विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल। यहाँ पे फिर एक नया क्लॉज आया, उसने कहा कि यदि इन कर्मचारियों को एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया है, यानी नियोक्ता ने इनको नहीं दिया है, एम्प्लॉय खुद ने ये सारे नौकर रखे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और सब रख लिए, और एम्प्लॉयर जितना भी पेमेंट इनको होता है ना वो सारा का सारा आपके माध्यम से करता है, तो ये तो लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ ना, क्योंकि उनको नौकरी किसने दी थी? एम्प्लॉय ने दी थी। तो ऐसी स्थिति में ये फैसिलिटी सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हो जाएगी और सैलरी में उसकी वैल्यू जोड़ दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है तो उसमें आपके अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर, नियोक्ता ने जितना भी खर्चा ट्रांसपोर्टेशन पे किया है लेस उसमें से घटाना है। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने जितना भी पेमेंट कर दिया है उसको घटा देंगे, शेष जो बचेगा वो आपके टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में ये सबसे महत्वपूर्ण है, मोटर कार, फैसिलिटी ऑफ मोटर कार।
वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी कैसे निकलती है, इसमें देखो ए और बी दो क्लॉज हैं, याद रखना है, ए और बी दो क्लॉज हैं। ए क्लॉज, द ऑनर ऑफ द कार इज एम्प्लॉयर, कार का जो मालिक है, ऑनर है, वो एम्प्लॉयर खुद है, या और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने उसे किराए पर ली है कार को। एंड ऑल द एक्सपेंसेस मेट बाय एम्प्लॉयर, जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयर लगाता है उस कार के लिए। कार के लिए खर्चा क्या होगा, मेंटेनेंस होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, ड्राइवर होगा, ये सारे खर्चे। एंड यूज फॉर होली फॉर पर्सनल वर्क, और पूर्ण रूप से ये व्यक्ति जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए वो लेता है, यानी कर्मचारी है उस कार को पर्सनल यूज के लिए लेता है। देन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ कार विल बी एज फॉलोज, तो कार की फैसिलिटी इस तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा किया जोड़ लो, सैलरी ऑफ ड्राइवर जोड़ लो, डेप्रीशिएशन 10% ऑफ द कार्स कॉस्ट जोड़ लो, ये सारी चीज़ें जोड़कर उसमें से अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय घटा दो, फिर जो वैल्यू आएगी वो क्लॉज ए के अंतर्गत टैक्सेबल होगी। और इस क्लॉज की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है होली पर्सनल वर्क, यानी ये जो कार है वो सीधी सीधी कर्मचारी को दी है कि आप अपने घरेलू उपयोग में इस कार को लीजिए, ऑफिशियल उपयोग उसका नहीं हो रहा है। क्लॉज ए, पर्सनल यूज ऑफ कार। पर्सनल यूज ऑफ कार है, और कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, तो जितना भी खर्चा है वो अपने जो एम्प्लॉय के लिए तो सारी चीज़ें फ्री हो गई, एम्प्लॉयर उसके लिए जितना भी खर्चा करता है डेप्रीशिएशन सहित सारा टैक्सेबल होगा, और अगर वो कोई चीज़ एम्प्लॉय से लेता है कुछ अमाउंट तो वो लेस कर दी जाती है। ये क्लॉज ए है, क्लियर। क्लॉज बी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज बी, द ऑनर ऑफ द कार इज एम्प्लॉयर और कार इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। यहाँ पे अंतर हो गया, देखो ऑनर कौन है, एम्प्लॉयर है, एक कंडीशन तो सही है, पर यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस एज वेल एज पर्सनल वर्क, यानी वो घरेलू उपयोग में भी आती है, उसके पर्सनल यूज में भी आती है और ऑफिशियल यूज में भी आती है। पर्सनल ऑफिशियल दोनों यूज में आती है, तो ये रूल्स अप्लाई होंगे। और कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। ये कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेंगी प्यारे बच्चों, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाता है, कहीं दिक्कत नहीं आती है। पसीना आ रहा है लगातार क्योंकि पंखा बंद है। आगे देखें, अब आपके इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो है ना, ये कार की कैपेसिटी दे रखा है 1.6 लीटर, यानी 1600 सीसी से कम की कार, और आपकी 1600 सीसी से अधिक की कार, दो तरह के इसमें क्लॉज दे रखे हैं। तो सामान्य जो कार होती है ना, जैसे स्विफ्ट डिज़ायर तक का जो है वो 1350 सीसी तक की आती है, तो इस लेवल की जितनी भी गाड़ियां हैं वो इस कैटेगरी में आती, पर जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इस कैटेगरी में आ जाती। हमारे लिए एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सवाल करेंगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें लिखा होगा कि कार की जो सीसी पावर है वो कितनी है, ठीक है ना। तो सीसी पावर तो ये दो कॉलम हो गए, आपको बस याद ही रखना, ज़्यादा अंतर नहीं है, और इन दोनों में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। तो अब कंडीशन पे बात करते हैं, क्लॉज बी। क्लॉज बी कहता है कि कार एम्प्लॉयर की है और ऑफिशियल और पर्सनल दोनों यूज में आती है। तो कंडीशन 1, ऑल एक्सपेंसेस पर्सनल एंड ऑफिशियल आर मेट बाय एम्प्लॉयर, सारे खर्चे जितने भी पर्सनल और ऑफिशियल के होते हैं वो सारे के सारे कौन देता है, ऑफिशियल कौन देता है, इन लेक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल एक्सपेंसेस आर मेट बाय एम्प्लॉयर, सारे खर्चे एम्प्लॉयर देता है, ऑफिशियल यूज़ के भी और पर्सनल यूज़ के भी। तो उस कार की फैसिलिटी की वैल्यू क्या मानी जाए कर्मचारी के लिए, क्योंकि दोनों यूज़ में आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि पर्सनल कितना है और ऑफिशियल कितना है। तो इनकम टैक्स ने इसमें क्या सीधी लाइन बना दी, लॉग बुक नहीं देखते वो कहते हैं कि अगर आपके पर्सनल और ऑफिशियल दोनों यूज़ आते हैं तो 1800 रुपये पर मंथ, अगर छोटी गाड़ी है तो 1.6 से कम, और 2400 रुपये पर मंथ यदि आपके बड़ी गाड़ी है तो, यानी 1.6 लीटर से अधिक की। आसान है, 1824। ये कब है, जब ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। अगला है, एक्सपेंसेस ऑफ पर्सनल यूज आर मेट बाय एम्प्लॉय और ऑफिशियल यूज बाय एम्प्लॉयर। जो पर्सनल यूज है वो आपके यदि एम्प्लॉय खुद देता है, ठीक है, पर्सनल यूज,
और ऑफिशियल यूज़ का एम्प्लॉयर देता है, यानी दोनों अपना अपना हिस्सा दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में 600 रुपये पर मंथ और 900 रुपये पर मंथ। छोटी गाड़ी 600 रुपये, बड़ी गाड़ी 900 रुपये पर मंथ उस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। जितने महीने उसको फैसिलिटी दी उससे गुणा की जाएगी, टोटल जो आएगा वो वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी होगा और ये टैक्सेबल होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। हो गया, आसान है। इन चारों में एक चीज़ विशेष है, आगे आ जाएगी। यदि ड्राइवर है तो 900 रुपये प्लस और हो जाएगा, यानी 1800 प्लस 900, 2400 प्लस 900, 600 प्लस 900 और 900 प्लस 900। ड्राइवर अगर और फैसिलिटी के रूप में दिया जाता है कंडीशन बी में, तो 900 रुपये ड्राइवर का और जोड़ना होता है। ये इतनी सी बात और याद रखनी है, वैसे पॉइंट्स में मैंने कहा अभी आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में नंबर 1, इफ़ कार इज़ एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज, केवल ऑफिशियल यूज के लिए ही कार आ रही है, देन द वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी विल बी 0। अब बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, अगर कार पूर्ण रूप से ऑफिस में ही उपयोग में आ रही है, कर्मचारी पर्सनल यूज़ में ले ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो फैसिलिटी तो कर्मचारी के लिए तो हुई नहीं, वो तो ऑफिशियल वर्किंग के लिए हुई। इसलिए वो कहता है कि इस वैल्यू को आप टैक्स फ्री करेंगे, 0 करेंगे। पहला पॉइंट। अच्छा बच्चों, मैं एक साथ में और बताता हूँ, इस पूरे जितने भी रूल्स आ रहे हैं उसमें एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। और आप समझे, लॉ को मैंने मिनिमम लिखाया है, आप ये भी मत सोचना कि बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा पॉइंट है, नहीं, ये मिनिमम है। आप किताबें खोलेंगे तो इसमें और बेहतर और ज़्यादा मिलेगा, पर मैं मिनिमम आपको सिखा दूँ ताकि उससे अपना काम चल सके। सेकेंड पॉइंट, इफ़ फैसिलिटी ऑफ ड्राइवर इज़ ऑल्सो प्रोवाइड विद द कार, देन 900 पर मंथ फिक्स। अभी मैंने आपसे बताया था 900 रुपये पर मंथ फिक्स जोड़ना है, विल बी एडिड इन द अबोव क्लॉज बी। क्लॉज बी ऊपर जो अपनी थी ना 1800, 2400, 600, 900, उसमें वो और जोड़ देगा। इवन द लोअर और हायर अमाउंट विल बी पेड टू द ड्राइवर। अगर प्रश्न में लिखा हो कि ना ड्राइवर को 1800 रुपये पर मंथ दिया जा रहा था या 5000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा था, फिर भी इनकम टैक्स कहता है कि आपको तो केवल 900 ही जोड़ना है, कम हो तो भी 900 और ज़्यादा हो तो भी 900 फिक्स कर देना है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, इन लेक ऑफ इंफॉर्मेशन ड्राइवर फैसिलिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर प्रश्न में ड्राइवर के बारे में नहीं लिखा है तो आपको ड्राइवर जोड़ना नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, फोर्थ, गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम विल बी टैक्स फ्री फैसिलिटी ऑफ कार। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए कार यदि दी गई है तो ये ऑफिशियल यूज़ माना जाएगा और ये टैक्स फ्री होगा। आसान है बच्चों, है ना। फिफ्थ पॉइंट, इफ़ ऑनर ऑफ द कार इज एम्प्लॉय, देखो ये यहाँ पे बदल रहा है, कार इस बार कर्मचारी की खुद की है, यानी जैसे मान लो मैं नौकरी करता हूँ, मेरी खुद की कार लेके जाता हूँ मैं, है ना, एंड इट्स एक्सपेंसेस आर मेट बाय एम्प्लॉयर। इसके खर्चे जो होता है जैसे मेंटेनेंस का हुआ या पेट्रोल डीजल का हुआ, वो एम्प्लॉयर दे देता है, मालिक दे देता है। मैं कहता हूँ भाई कार तो मेरी है, तुम ऐसा करना सिर्फ पेट्रोल डलवा दो, मालिक जो है वो सिर्फ अपने पेट्रोल डलवा देता है। तो क्या होगा, तो इसमें अपने को क्या करना है, ऑफिशियल एंड पर्सनल बोथ दोनों ही उपयोग आ रहे हैं। देन द वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी विल बी एज फॉलोज, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया, लेस वैल्यू ऑफ एज पर द क्लॉज बी। क्लॉज बी में जो वैल्यू हम निकालते उस चीज़ की, अंतर क्या था क्लॉज बी में और इस फिफ्थ पॉइंट में, अंतर इतना ही है, क्लॉज बी में कार जो है वो नियोक्ता की है यानी एम्प्लॉयर की है, और फिफ्थ पॉइंट में जो कार है वो अपनी खुद की है। तो टेबल वही सेम रहनी है। वो ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने जितना भी खर्चा किया, जैसे मान लो उसमें लिखा है कि 25,000 रुपये खर्च किए, उसमें से क्लॉज बी की वैल्यू घटा दो, तो क्लॉज बी में आपके जो है वो है आपके था ना, ये देखिए एक बार मैं साथ में ले लेता हूँ, भूल जाता, 1800 और 2400, तो या 600, 900, तो यहाँ पे 25,000 उसने मान लो खर्च किया, उसमें से अपने 1800 इंटू आपके 10 महीने यूज़ करी तो उसको लेस कर दिया, यानी क्लॉज बी लेस किया जाएगा, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको याद रखना है। क्लियर, क्योंकि इसमें कार किसकी है, कर्मचारी की खुद की है। तो ऐसी स्थिति में जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है उसमें से क्लॉज बी की वैल्यू घटा दी जाएगी। क्लॉज बी आपको ये बताता है कि यदि कार नियोक्ता की होती तो क्या होता, टेबल याद रखनी पड़ेगी। सिक्स्थ पॉइंट, अदर कन्वेंस एक्सेप्ट कार,
कार के अलावा स्कूटर, मोटरसाइकिल या कुछ और आपके पास है। अब यहाँ पे है ना, जीप भी कार मानी जाती है, आप इसमें उलझेंगे नहीं, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा सर जीप हो तो क्या होगा, नहीं, 4 व्हीलर को कार बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर वो कहते हैं अदर कन्वेंस एक्सेप्ट कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय एंड एक्सपेंडिचर ऑफिशियल एंड पर्सनल मेट बाय द एम्प्लॉयर, द फैसिलिटी विल बी एज फॉलोज। अगर कार के अलावा कोई अन्य साधन है और उसका ऑफिशियल और पर्सनल दोनों ही खर्चे कौन उठाता है, एम्प्लॉयर, तो फैसिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, तो उसमें लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयर माइनस 900 रुपये पर मंथ माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो ये इतनी सी एक लाइन अपने इसमें बनती है, जितना भी खर्चा उस वाहन के लिए एम्प्लॉयर ने किया उसमें से 900 रुपये पर मंथ घटाना है, और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय से कोई खर्चा ले लिया गया है तो उसे घटा देना है। ये आपके हो गया। आगे एक्सप्लेनेशन पॉइंट 5th एंड 6th विल बी टैक्सेबल फॉर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यानी अगर 5वां और 6ठा पॉइंट होता है तो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो होता है उसके लिए भी ये लागू होएगा। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, ये इसमें लागू होगा। 7th पॉइंट, इफ एम्प्लॉयर इज ऑनर ऑफ मोर देन 1 कार। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अगर एक से ज़्यादा कार जो है वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉय यूजेस ऑल द कार्स फॉर द ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल, ऑल्सो देन वैल्यूएशन ऑफ कार विल बी कैलकुलेटेड एज पर। वो ये पहले कंडीशन समझ लो, वो कहता है इफ एम्प्लॉयर इज ऑनर ऑफ मोर देन 1 कार एंड एम्प्लॉय यूजेस ऑल द कार्स, क्लियर, यानी नियोक्ता के पास एक से ज़्यादा कार है और वो सारी कारें जो हैं वो कौन यूज़ करता है, एम्प्लॉय यूज़ करता है, और वो भी पर्सनल पर्पज़ के लिए भी करता है और ऑफिशियल के लिए भी करता होगा। देन वैल्यू ऑफ 1 कार, एक कार जो है 1 कार, जैसे मान लो आप एक बार फॉर एग्जांपल 3 कार समझ लो, 3 कार एम्प्लॉय यूज़ करता है, तो एक कार का मूल्य जो है वो तो क्लॉज बी से निकलेगा, ऊपर टेबल वाले तरीके से। एंड ऑल रिमेनिंग कार्स विल बी वैल्यूड एज पर द क्लॉज ए। क्लॉज ए का मतलब सारे खर्चे जोड़ो और एम्प्लॉय को बोलो ये तुम्हारी फैसिलिटी मानी जाएगी। तो ये इसमें आपके तरीका रहता है। तो अगर एक से ज़्यादा कारें हैं तो एक कार क्लॉज बी से, बाकी सारी कार क्लॉज ए से। क्लॉज ए और क्लॉज बी जब मैं बोलता हूँ तो आप ए और बी पॉइंट की तरफ जाके जिसको ज़रूर देखना। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ना, उनके स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लो। सबसे बेहतर तरीका है सीखने का, अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं तो। अब आता है 3rd पार्ट, वो है टैक्स फ्री परक्यूजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ बोथ फॉर स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड। ये जो फैसिलिटी अब हम पढ़ने वाले हैं वो टैक्स फ्री है, किसी भी कर्मचारी के इसके लिए कर नहीं लगेगा। नंबर 1, मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी में एक्सेस अमाउंट ओवर 15,000 इज टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। 15,000 तक अगर कोई आपके मेडिकल का खर्चा है एनुअल, तो ऐसी स्थिति में वो कर मुक्त रहेगा, पर 15,000 से ज़्यादा है तो एक्सेस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इफ़ ट्रीटमेंट इज़ टेकन इन अन अप्रूव्ड हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई कराया है इलाज तो ऐसी स्थिति में ऐसा होगा। अगर गवर्नमेंट में कराया और 1 लाख रुपए का भी खर्चा हुआ तो वो सारा का सारा कर मुक्त है, ठीक है। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने पर 15,000 रुपये तक कर मुक्त होगा, उससे ज़्यादा वाला हिस्सा टैक्सेबल हो जाएगा। और यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराए तो कितना भी खर्चा हो सारा कर मुक्त है। ये रहा देखो, अप्रूव्ड। इफ ट्रीटमेंट इज टेकन इज अप्रूव्ड हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देन ऑल फैसिलिटी विल बी टैक्स फ्री, सारी की सारी टैक्स फ्री हो जाएगी। आगे देखते हैं ई पॉइंट, व्हेन जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, ये एक क्लॉज इसमें आपके रहेगा। देखो मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब हो गया विदेश में यदि कोई चिकित्सा सुविधा किसी व्यक्ति ने ली है तो उसकी जीटीआई, अब ये जीटीआई क्या है ये पहले वाले वीडियो में बताई हुई है, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे, अभी इसको ज़्यादा विशेष महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 लाख से कम है तो क्या होगा, विदेश में चिकित्सा और जीटीआई 2 लाख से कम। दोबारा से रिपीट करता हूँ, विदेश में मेडिकल फैसिलिटी चिकित्सा सुविधा और उस व्यक्ति की इनकम 2 लाख से कम है एनुअल, गरीब आदमी, तो क्या होगा। ए पॉइंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस,
विदेश जाएगा तो ट्रैवल में खर्चा होएगा, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टैक्स फ्री फॉर एम्प्लॉय हिमसेल्फ, जो एम्प्लॉय खुद है उसके लिए टैक्स फ्री, प्लस एक अटेंडेंट हो जाएगा। अटेंडेंट मतलब उसके साथ में एक सहायता के लिए जा सकता है। क्लियर? 2 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होंगे, बीमार या एक साथ, ठीक है ना, या कर्मचारी खुद जा रहा है, मान लो उसकी वाइफ बीमार है तो साथ में कर्मचारी जा रहा है तो 2 जा सकते हैं, तीसरा आते ही वो टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी याद रखना है। यानी एम्प्लॉय खुद और उसके साथ में एक अटेंडेंट। क्लियर? स्टेइंग एक्सपेंसेस, वहाँ पे रुकने के खर्चे, ठहरने के खर्चे, टैक्स फ्री फॉर एम्प्लॉय हिमसेल्फ सेम पॉइंट और 1 अटेंडेंट। यानी आप ये समझे मेडिकल फैसिलिटी में आपके 2 लोगों तक फ्री रहेगा, 2 से ज़्यादा अगर हो गए कि भाई 4-5 पूरे परिवार को लेके बीमारी की स्थिति में तो नहीं चलेगा, सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस ऑल टैक्स फ्री, तीनों आ गए ना। 3 खर्चे ही लगते हैं प्यारे बच्चों, विदेश जाने का खर्चा, वहाँ पे रुकने का खर्चा और चिकित्सा का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंस। तो तीनों खर्चे इसमें आ गए कि क्या स्थिति रहने वाली है। आगे वो कहता है कि इसमें एक क्लॉज ध्यान रखना है कि जो आपके टैक्स फ्री मेडिकल एक्सपेंसेस और टैक्स फ्री स्टेइंग एक्सपेंसेस, देखो स्टे और मेडिकल, इसमें से आपके अमाउंट सेंक्शनड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक द्वारा अगर कोई दे रखा है लिमिट तो उसको घटा देना होता है, वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे इसको समझ ले, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने मेडिकल एक्सपेंसेस और टैक्स फ्री स्टे का जो खर्चा है वो दोनों मिला के 2,05,000 रुपये खर्च किए, जबकि आरबीआई ने कहा कि भाई हम तो 1,80,000 ही अलाउ करते हैं, तो आरबीआई की लिमिट से कितना ज़्यादा हुआ, 25,000 ज़्यादा हुआ ना, ये 25,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये यहाँ पे तो आरबीआई का क्लॉज 2 बातों पे लगता है, मेडिकल पे और स्टे पे। ट्रैवल पे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैवल सारा का सारा कर मुक्त हो जाएगा यदि उसकी इनकम 2 लाख से कम है। तो ये क्लॉज क्या है, विदेश में चिकित्सा सुविधा जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 2 लाख से कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वो हमने बताया। ए बी सी 3 पॉइंट हो गए, डी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें रिजर्व बैंक की लिमिट होगी, अपने को प्रश्न में ये लिमिट दे रखी होगी उसके हिसाब से लेना है, अगर नहीं दे रखी है तो बस ये 3 ए बी सी पॉइंट से उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ट्रैवलिंग, स्टेइंग और मेडिकल। ठीक है, व्यक्तियों के बारे में आ गया, 2 ही हो सकते हैं, बीमार और उसके साथ में एक, बस। आगे अगर आपके बी पॉइंट, इफ जीटीआई इज मोर देन 2 लाख, अगर वो अमीर आदमी है, 2 लाख से ज़्यादा पैसा है, तो ऑल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल बी टैक्सेबल, ट्रैवलिंग का सारा खर्चा टैक्सेबल होगा। तो 3 खर्चे होते हैं, ट्रैवल, स्टे, मेडिकल। ट्रैवल सारा टैक्सेबल हो जाएगा, जबकि ऊपर था ट्रैवल जो है वो करमुक्त होता 2 लोगों के लिए। सी और डी रूल सेम रहेंगे, तो जो ऊपर है वही इसमें है, इसलिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो ये हुआ मेडिकल फैसिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे, लीव ट्रैवल असिस्टेंस, LTA बोलते हैं इसे, या लीव ट्रैवल कंसेशन। इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों, अगर कोई कर्मचारी घूमने जाता है तो उसके खर्चों के बारे में ये होता है, लीव ट्रैवल के बारे में। तो इसमें आपके देखो, ट्रैवलिंग असिस्टेंस इज टैक्स फ्री फॉर 2 टाइम, 2 बार कर मुक्त होता है, इन ईच ग्रुप ऑफ 4 ईयर्स, 4 सालों के जो एक ग्रुप बना रखा है इनकम टैक्स ने, उस ग्रुप में 4 सालों में 2 बार कर मुक्त है, तीसरी बार टैक्सेबल होगा। सिंपल सा रूल हो गया, यानी हर साल जाओगे तो टैक्सेबल हो ही गई, क्योंकि 4 साल में 4 बार चले गए, 4 साल में 2 बार ये आपके टैक्स फ्री होता है। और 4 सालों का जो स्लॉट है, अभी जैसे हम लोगों के लिए ये और ये स्लॉट काम में आ सकता है, 1/1/2018 से 31/12/2021 के बीच में, अगर वो 1 बार गया है तो टैक्स फ्री है, 2 बार गया है टैक्स फ्री है, तीसरी बार चला जाए तो टैक्सेबल है। क्लियर? आगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलिंग असिस्टेंस आर एग्जम्प्टेड। यहाँ पे अब एक और चीज़ क्लॉज आ जाती है कि कितना एग्जम्प्ट करना है उसको, कर मुक्त करना है तो कितना, अमाउंट रिसीव्ड, जितना उसको पैसा खर्च किया वो सारे ही कर मुक्त कर दे। रेल फेयर फर्स्ट क्लास की, रेल का भाड़ा फर्स्ट क्लास तक का, ठीक है, और एसी फर्स्ट क्लास एसी, और हवाई जहाज़ में जाता है तो इकोनॉमिक क्लास जो होता है उसके भाड़े तक को कर मुक्त करना है। और थर्ड पॉइंट है अमाउंट स्पेंट बाय एसएसए, जितना भी खर्चा किया जाए, इन तीनों में से जो भी कम है वो एग्जम्प्टेड होगा। अब इसको आप ऐसे समझे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो बिजनेस क्लास में चला जाता है, बहुत पैसे खर्च कर देता है, तो ऐसी स्थिति में सारा नहीं होगा। इन 3 पॉइंट ले रखे हैं, अमाउंट रिसीव्ड, भाड़ा जो
फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास का होता है वो, और अमाउंट स्पेंड, इन तीनों में से जो भी कम है वो टैक्स फ्री होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने का। नोट, दिस असिस्टेंस इज नॉट एग्जेम्प्टेड फॉर नेफ्यू एंड नीज, भतीजा भांजा ये सब कोई अलाउड नहीं होगा। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अपने परिवार के लिए अलाउड होता है। ये हुआ अपना लीव ट्रैवल असिस्टेंस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अब छोटे छोटे पॉइंट रहे हैं बच्चों, बस समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। फैसिलिटी ऑफ फ्री यूज़ ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल, जर्नल्स, पीरियडिकल्स आर टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉय। कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल, ये तो पता ही है। जर्नल्स मैगजीन होती है, पीरियडिकल्स भी मैगजीन होती है, तो ये सारी अगर फैसिलिटी है तो टैक्स फ्री होगी। फोर्थ पॉइंट, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स, कन्वेंस, फैसिलिटी ऑफ कवर जर्नल बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस, तो अ जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस। तो अगर नॉन मॉनेटरी पे कोई खर्च करा है, टैक्स पेड किया है, जिसको हम बोलते हैं FBT बोलते हैं उसको, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, तो अगर ऐसा कोई टैक्स पेमेंट किया है तो वो भी टैक्स फ्री होगा। ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, पर ठीक है, ध्यान रखना। फैसिलिटी ऑफ रिफ्रेशर कोर्स, अगर कोई कोर्स करवाया है, ट्रेनिंग करवाई है एम्प्लॉय को, तो वो टैक्स फ्री होगा। इंटरटेनमेंट फैसिलिटी अगर उनको कोई दी है तो टैक्स फ्री होगी, और गार्ड फैसिलिटी दे रखी है तो भी टैक्स फ्री होगी। टैक्स फ्री फॉर ऑल, सबके लिए कर मुक्त होगी। तो ये भी बहुत सिंपल है। 6 पॉइंट, सेल ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट ऑन कंसेशनल रेट, अगर किसी कर्मचारी को कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो सस्ती रेट में दे देती है तो क्या होगा, तो जितनी उसकी कॉस्ट है उसमें से जितना कर्मचारी से लिया है वो घटा दो, बाकी जो अमाउंट है वो टैक्सेबल। यानी ये कहना चाहता है फ्री में कुछ नहीं है, कॉस्ट तक तो आप टैक्सेबल करो, और उसमें से कर्मचारी को, जैसे मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ है और उसको आपने 40 रुपये में दे दी, तो 60 रुपये टैक्सेबल करो, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। सेल ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट एट फ्री ऑफ कॉस्ट, टैक्सेबल फॉर, अगर फ्री में ही दे दिया कि ये ले 100 रुपये का एक प्रोडक्ट है, ये तू ले जा, तो ये सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ये थे सारे पॉइंट परक्यूजिट्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पीड अप रखना पड़ा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अदरवाइज़ वैसे भी ये 40 मिनट तक पहुँच जाएगा। तो आप इसको दोबारा से भी देखना, 2 बार देखोगे तो मेरे अनुमान में ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने रजिस्टर में सारी चीज़ें नोट करो तो बहुत बेहतर रहेगा। अब मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये इनके स्क्रीनशॉट के लिए सारी चीज़ें ले रहा हूँ। आज जितना भी पढ़ाया, पहला स्क्रीनशॉट यहाँ तक का हो जाएगा, दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ तक का हो जाएगा। सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने हिंदी में इंग्लिश में पढ़ाई थी वो सारी हिंदी में भी यहाँ पे लिखी हुई है। तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ तक का हो जाएगा, चौथा यहाँ तक का हो जाएगा, पांचवा यहाँ तक का हो जाएगा, छठा यहाँ तक का हो जाएगा, सातवां यहाँ तक का हो जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग शुरू हो गई, तो ये आपके यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद में ये लीव ट्रैवल असिस्टेंट शुरू हो जाता है, तो यहाँ तक का हो जाएगा एक। उसके बाद में यहाँ तक का एक हो जाएगा। उसके बाद में ये यहाँ पे हो जाएगा। बस ये इतना ही है। ये जितने भी हिंदी के मैंने नोट्स आपको स्क्रीन पे दिखाए, उनका स्क्रीनशॉट ले ले। कोई भी बच्चा जो हिंदी में पढ़ता है वो सारी स्क्रीनशॉट ले और रजिस्टर में नोट कर ले। जो चीज़ मैंने इंग्लिश में बताई है, समझाई है, वो ही सारी चीज़ें मैंने हिंदी में ली है। और मैं, जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में समझाई हुई बात को समझ लेता है, और लिखते समय उसको केवल चाहिए होता है हिंदी में। तो इसलिए मैं प्रेफर उस बेस पे कर रहा हूँ, ताकि दोनों स्टूडेंट, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, वो अच्छे से समझ पाए। तो दोनों मीडियम को कवर करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आज हमारे इनकम टैक्स का मेन पार्ट पूरा हो गया। अब रूल्स का शायद एक वीडियो और बनाएंगे हम, जिसमें जो छोटे छोटे रूल्स और बचे हैं वो भी हम कवर कर देंगे।
तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सैलरी हेड बहुत बड़ा है, इसलिए मेहनत करना, सारे वीडियो अच्छे से देखना, रजिस्टर में नोट्स बनाना, नोट्स बना के उसको रीड आउट करना 2-3 बार, सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी अगर आपको इनकम टैक्स में अच्छे से तैयार होना है। और जितना भी मैंने लिखा है वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, यानी जितना ज़रूरत है उतना ही लिखा है, ज़्यादा लिखा ही नहीं रहा हूँ इसमें। तो उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, इससे अपना काम चल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी इनकम टैक्स को समझने में। वैसे एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है, धीरे धीरे मेहनत मांगता है, तो हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाय।